नमस्कार। चुनावों के बीच बात सीधे चुनाव पर। और मेरा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश पर बात हम इसलिए कर रहे हैं कि अपना प्रदेश है। हम सियासत के लिहाज से ये समझते हुए कि भारत की राजनीति का एक अहम केंद्र है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सियासत सब कुछ तो तय नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ तय करती है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जो भूमिका होगी, जो स्थिति होगी, वो इंडिया पूरे पूरे देश के इंडिया अलायंस पर उसका असर होगा। इसी तरह से एनडीए अलायंस किस रूप में है, क्या है, ये सब कुछ भी उत्तर प्रदेश तय करेगा, निर्धारित करेगा। और इन सब वजहों से आज हम उत्तर प्रदेश के फिलहाल के सियासी माहौल पर बात करने जा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में पक्ष विपक्ष दोनों खेमों में क्या-क्या हुआ। तो शुरुआत करते हैं एनडीए यानी सत्ताधारी दल के गठबंधन की तरफ से। हाँ, नेता भले ये कहते हों कि वो अकेले सब पर भारी हैं, अब की बार 400 पार अकेले हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो भी गठबंधन कर रहे हैं। दो तरह की रणनीति एनडीए ने उत्तर प्रदेश के लिए बना रखी है। पहली रणनीति ये है कि एनडीए जो अपने सहयोगी दल हैं उनको तो साथ रखे ही हुए, विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से कई लोगों को तुड़वा करके गठबंधन अपने खेमे में ले आए। जैसे पिछले दिनों हुआ क्या, एक सबसे बड़ा इवेंट एनडीए की तरफ से हुआ और जिसे ये माना जा रहा है कि पहली चुनावी रैली भी उस इवेंट को कही जाती है। और वो इवेंट था एनडीए का मेरठ में चुनावी जनसभा। तो मेरठ के चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज किया। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों ये बात कही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का देश की राजनीति पर कितना असर है, गहरा असर है। देखते ये बात, तो चुनावी जनसभा में क्या हुआ, जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, एलाई पार्टनर हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हों, या अभी हाल ही में एनडीए को दिल हार बैठे जयंत चौधरी हों, इन सबको मंच पर जगह दी गई। तमाम लोकसभा के प्रत्याशियों को जगह दी गई। वहां एक विजुअल चल रहा था, वो जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ। उस विजुअल में ये हुआ कि प्रधानमंत्री मंच पर एक तरफ से आते हैं और प्रधानमंत्री सबसे हाथ मिलाते हैं, हालचाल लेते हैं, जो उनकी अपनी एक शैली है। और उस क्रम में वो योगी आदित्यनाथ को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, राजनीति में एक एक दृश्य का, एक एक घटना का, बेशक वो देखने में बहुत सामान्य, बहुत छोटी सी लगे, लेकिन उसके मायने, उसके अर्थ बहुत ज्यादा विस्तृत होते हैं। और वो घटना बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ तय कर देती है। वो घटना बहुत सारे संदेश देती है। और जब उसकी पृष्ठभूमि में कुछ कहानियां पक रही हों, तो ये दृश्य सामान्य नहीं रह जाते। कहानी ये पक रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र के कद्दावर बीजेपी के नेताओं के बीच कुछ असहज मामला है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि चुनाव के बाद हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदल दिए जाएं। और ये होता है, बीजेपी ऐसा करती है। उत्तराखंड में कई कई बार मुख्यमंत्री उसने बदला। उसने अभी हाल ही में हरियाणा में मुख्यमंत्री अपना बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर, जिसको नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम तो बचपन से एक साथ रहे हैं, साइकिल पर साथ घूमते हैं, उसी दिन वो भाषण चल रहा था, मुख्यमंत्री बदल दिए गए। कहा यह जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के केंद्र में बैठे कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं को गहरी असहजता है, जिसके चलते हो सकता है कि कुछ अनबन हो। तो योगी आदित्यनाथ जहां खड़े थे, प्रधानमंत्री उनसे बिना हाथ मिलाए, बिना कोई अभिवादन किए आगे बढ़ गए।
देखिए, इसका एक पहलू ये भी है कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ से पहले ही भेंट हो गई हो। मुख्यमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री से पहले मिल लिए हों और इसलिए वो हाथ नहीं मिलाई। कोई बहुत सामान्य सी बात है, इसको इतना बढ़ा-चढ़ा के नहीं कहना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री को भी पता है कि जब कैमरे आपके साथ चलते हैं, आपकी जितनी आँखें हैं या जितनी भी गतिविधियाँ हैं, वो कैमरे के ज़रिए पूरे देश को जाती हैं। तो चारों तरफ जब कैमरा लगा है, तो कमरे के अंदर हम प्रेम किए हों, मिले हों और सामने दुश्मनी दिखे या सहज ना दिखे, तो उसके राजनीतिक अर्थ तो बदल जाते हैं। सामान्य जीवन की तरह सामान्य राजनीति तो है नहीं। एक तो ये बात। तो इसको लेकर के कयासबाजी ये चल रही है कि मोदी के बाद कौन? इस वाली प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में बहुत सारा उठा-पटक चल रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ों को निर्धारित कर रहा है। उत्तर प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व के सामने सरेंडर किया गया है। बीच-बीच में योगी आदित्यनाथ या उप मुख्यमंत्री दोनों जो हैं वो मिल के टिकट बँटवारा कर लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एनडीए अपने को पूरी तरह मजबूत करना चाहता है। इसीलिए उसने चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया, उसका बाकायदे इवेंट किया उत्तर प्रदेश में। तो मेरठ में जो चुनावी रैली थी, उसके केंद्र में कौन थे? चौधरी चरण सिंह। क्योंकि और सबसे ज्यादा बड़ा भाषण किसका हुआ? जयंत चौधरी का। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, बीजेपी की रणनीति उत्तर प्रदेश में ये है कि बीजेपी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में गंभीरता से एक-एक चीज को काम करना चाह रही है और उस गंभीरता से काम करने के चक्कर में यह पूरी की पूरी प्रक्रिया ऐसे बदल रही है, ऐसे चल रही है कि हर सीट को लेकर के उनकी एक रणनीति। जैसे पूर्वांचल के लिए उनकी एक रणनीति अलग है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये 4 जो बड़े कद्दावर नेता हैं, इन सबको या तो सपा से तुड़वाया, लड़वाया, कुछ लोग पहले से ही बीजेपी के साथ थे। यानी पूर्वांचल के पूरे समीकरण को बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। तमाम जातियों के नेताओं को अपने साथ ले लिए और देने के लिए चूंकि बीजेपी के पास बहुत कुछ है। अभी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में न तो समाजवादी पार्टी के पास कुछ है कि वो इन नेताओं को देख करके अपने यहाँ रोके रहे या ईडी सीबीआई भी उनके पास नहीं है। लुटाने के लिए पद नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष में है। तो एक विचारधारा होती है, एक राजनीतिक स्टैंड होता है जिससे कोई नेता किसी गठबंधन में रहता है या जाता है। तो उन वजहों की सामने ये एक विकल्प था कि क्या ये बात बन पाती या नहीं बन पाती, इसको लेकर के एक कयास चल रही थी और उस कयासबाजी में ये सारे नेता बीजेपी की तरफ शिफ्ट करते चले गए। कोई पहले चला गया, कोई बाद में चलता चला जा रहा है। एक तो बीजेपी की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने ये मुश्किल थी कि जाट बेल्ट, किसान बेल्ट, मुसलमान ज्यादा हैं तो मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि मुसलमान को न तो बीजेपी टिकट देती है, न तो वो कोई कहती है कि हमें वोट वोट चाहिए। हाँ, दिखाने की राजनीति के लिए वो कहेंगे कि ट्रिपल तलाक के नाम पर वोट दे देना। तो मुसलमान बुलडोजर से अपने घर गिराए जाने के कुछ को दृश्य की तरह देखेगा, जेल में लोगों के मारे जाने से, केस मुकदमों से, उनके खिलाफ तमाम तरह के नियम, कायदे, कानून, इन सब चीजों को देख करके इससे देखेगा, या मुसलमान इस बात पे खुश हो जाएगा कि ट्रिपल तलाक उन्होंने हटा दिया, तो हम उनको वोट दे दें। तो बीजेपी को पता था कि वो वोट उन्हें मिलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने जयंत चौधरी का दिल जीत लिया। दिल जीतने के लिए क्या-क्या होता है, आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है। 7 सीटें अगर सपा के साथ गठबंधन में मिल रही थी और उस सपा के साथ जिस समाजवादी पार्टी ने केवल 9 विधायक होने के बाद बाकी कम से कम 4 गुना विधायक अपने उनका वोट दे करके राज्यसभा में जयंत चौधरी को भेजा था। एक अच्छा गठबंधन था जो 2014 से कोशिश कर रही थी बीजेपी की जयंत चौधरी उनके साथ आ जाए। 17 में कोशिश किया, फिर 19 में कोशिश किया। लेकिन एक रिश्ता था, एक जुड़ाव था जयंत चौधरी का जो उधर जाने से रोक रहा था। लेकिन जयंत चौधरी अंततः उसी दिशा में चले गए और ऐन मौके पर बीजेपी ने जो देना हुआ, भारत रत्न दिखाने की चीज है कि हमने भारत रत्न दे दिया। केवल भारत रत्न दे देने से जयंत चौधरी उधर चले जाएंगे, अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसकी राजनीतिक समझ के लिए बधाई देना चाहिए। एक भारत रत्न उसकी राजनीतिक समझ को भी दे देना चाहिए, क्योंकि असल में खेल उसके पीछे होता है और उसके पीछे का खेल ये है कि इस पूरे प्रक्रिया में
सत्ता जिसके हाथ में वो बहुत कुछ देना चाहता है। तो मेरठ का पूरा चुनाव कैंपेन चौधरी चरण सिंह को केंद्र में रखे हुआ। जबकि चौधरी चरण सिंह जिस तरह से किसानों, नौजवानों की बात करते थे, बीजेपी ठीक उसके उल्टा काम कर रही है। चौधरी चरण सिंह आरएसएस के घोर विरोधी थे, इसीलिए चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री बनने से, प्रधानमंत्री बनने से जो सबसे ज्यादा आहत और साजिश करने वाला गुट था, वो आरएसएस का था। कभी उसे पसंद नहीं करते थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट देश बनाना चाहते थे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे। धर्म, मजहब, मंदिर, मस्जिद, ये सब की राजनीति कभी चौधरी चरण सिंह ने की ही नहीं। और किसानों की तरक्की को देश की तरक्की से जोड़ा कि भारत की तरक्की का रास्ता खेतों खलिहानों से होकर जाता है। मीडिया वाले जब मेरे खिलाफ लिखें तो समझना कि मैं तुम्हारा हूं किसानों, और जब मेरी तारीफ करने लगे तो ये समझ लेना कि चौधरी चरण सिंह बिक गया है, टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये भारत देश हमारा है। ये जो किसान नेता, समाजवादी नेता, और ठीक उसकी उल्टी है बीजेपी। वो पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। वो पूरे किसानों के हक हुकूक को लूट रही है और झूठ बोल रही है। लेकिन इवेंट सबसे बड़ा किसके नाम पर हुआ? चौधरी चरण सिंह के नाम पर हुआ, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एनडीए साध ले। और इस कोशिश में उन्होंने जयंत चौधरी का दिल जीत लिया, भारत रत्न दे दिया। क्या जयंत चौधरी ये सवाल का जवाब दे पाएंगे कि किसानों के उन सवालों, टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये भारत देश हमारा है, अंबानी अडानी की जागीर बना देने वाली बीजेपी के साथ जाकर के उनका दिल कैसे मानता होगा? आपको सपा से अगर कोई तनाव था, झगड़ा था, तो आप थोड़ा अलग रह करके या लड़ते, आप उनके साथ चले गए जो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, जो देश को पूरी तरह से निजी हाथों में बेच रहे हैं, साफ दिख रहा है। और जो लूट रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की चीज, और अब तो ये जो ईवीएम वाली बात आ रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट डांट रही है। ईडी सीबीआई किस तरह से दुरुपयोग की, संजय सिंह को बेल मिली, इस पर देख रही है कि भाई आप तो दुरुपयोग कर रहे हो संस्थाओं का। लोकतंत्र कहां सुरक्षित है? और आम जनता दुखी है महंगाई से, बेरोजगारी से, और वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। तो बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के एक ऐसी गोलबंदी की है कि उनकी झूठ और लूट की सरकार कोई जनता तक न पहुंच पाए, और जनता को खूब पैसे झोंक करके इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी कहानी, अगर इस देश की जनता को नहीं पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद ये चुनाव क्या बराबर के ग्राउंड पर हो रहा है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद का चुनाव इस तरह से हो रहा है कि आप लगे कि दो बराबर के प्रतिद्वंदी लड़ रहे हैं? एक तरफ अथाह पैसा और एक तरफ अकाउंट सीज, एक तरफ अथाह पैसा, एक तरफ ईडी सीबीआई, एक तरफ अथाह ताकत, हजारों नेताओं को झोंक दिया है जमीन पर, और दूसरी तरफ नेताओं को जेल में बंद कर दो, डरा दो, धमका दो, गठबंधन तोड़वा दो। इस तरह से पूरी बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर के रणनीति बना करके काम कर रही है। और टिकट वितरण से लेकर के तमाम जगहों पर बीजेपी अपनी झूठ और लूट की सरकार को बचाने के लिए एक सामाजिक समीकरण की दिखावा कर रही है, क्योंकि उस समाज के हितों को कभी बीजेपी ने साधा नहीं। जैसे जब भी ओम प्रकाश राजभर रैली जनसभा में जाएंगे तो बात तो पूछी जाएगी कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती मामला बीजेपी ने क्या किया उसका, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए क्या किया बीजेपी ने, आरक्षण के लिए क्या किया, संविधान बदलने की बात करते हैं, इन सब को लेकर के आपके पास क्या विकल्प है? तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। तो एक तो रणनीति ये है। इस रणनीति पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी अभी भी चाहेगी कि आखिरी दम तक पैसा बांटा जाए, आखिरी दम तक झूठ बोला जाए, आखिरी दम तक चुनाव में वो सारी चीजें हथकंडे की तरह इस्तेमाल की जाए और चुनाव बदला जाए। विपक्षी दलों के सामने चुनौतियां क्या हैं? इसे कैसे लड़ेगा विपक्षी गठबंधन? जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी ने अब तक जो अपना टिकट वितरण किया था, उसने सबको बराबर की भागीदारी की बात की। पीडीए अगर उनका नारा है, अगर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि संविधान मंथन का दौर है, एक तरफ संविधान विरोधी हैं, भक्षक हैं, एक तरफ संविधान रक्षक हैं, और हम पीडीए को न्याय अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, तो वो पीडीए, वो चीजें कैसे लोगों के जहन तक क्लियर कट जाएंगी, वह उनके टिकट वितरण में दिखता है। और टिकट वितरण में तमाम दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों को उन्होंने टिकट वितरण करके एक समीकरण को साधने की कोशिश की है। कई जगहों पर उन्होंने अपने टिकटों को बदला भी है, टिकट बदल करके नए समीकरणों को साधते हुए वो कोशिश कर रहे हैं इनसे लड़ने की। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन दोनों का एक बड़ा अलायंस है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है वो अभी कमजोर है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी एक इमेज पैदा करने की कोशिश की, खासकर राहुल गांधी ने,
और राहुल गांधी की बातों में, राहुल गांधी के मुद्दों में, राहुल गांधी की तमाम तरह की चीज़ों में एक नयापन जो दिखा है विचार के लिहाज से, सामाजिक चीज़ों के लिहाज से, तो इन तमाम चीज़ों के लिहाज से वो सारी चीज़ें जो विपक्षी दलों की तरफ हो सकती हैं, वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन दोनों के साथ आने के साथ बहुत तेजी से बदलता हुआ और उम्मीद पैदा करता हुआ दिख रहा है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत तमाम जातियों को, तमाम तरह के लोगों को टिकट दे करके, सबको प्रतिनिधित्व दे करके, हिस्सेदारी दे करके और अपना जो पूरा का पूरा एजेंडा है, वो न्याय का, समता का, हिस्सेदारी का, इसको केंद्र में रख करके, किसानों के मुद्दों को केंद्र में रख करके, महिलाओं के मुद्दों को, नौजवानों के मुद्दों को, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना के मुद्दे को, इस तरह के मुद्दों को, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को, ये इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में रणनीति बना रहा है। तो ये एजेंडा है उसका, विचारधारा है और दूसरी तरफ उसका व्यवहारिक रणनीति जो टिकट वितरण में दिख रही है। तो इससे वो इस डैमेज कंट्रोल, इस चुनौती से लड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ ये सारे क्षेत्रीय दलों को उनके खेमे में मिला लिया जाए तो हम कैसे जनता तक जाएंगे, मुद्दों के आधार पर जाएंगे, उसूलों के आधार पर जाएंगे और सबकी भागीदारी के लिहाज से जाएंगे। जिसको भागीदारी नहीं मिल पाई, जैसे एक डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों और हो गया, जैसे अखिलेश यादव जिस चीज के लिए कहते हैं कि पीडीए, तो पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी मिल करके पीडीएम करके एक गठबंधन बना लिए। हालांकि कितनी सीटों पर वो लड़ेंगे, क्या होगा, अभी कुछ भी पता नहीं। आपको एक तस्वीर याद है जिसमें जब 2022 के चुनाव में गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ जो मीटिंग टेबल थी जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी बैठे हुए हैं, पल्लवी पटेल भी बैठी हुई हैं, उसमें उनकी जो माता हैं राजमाता कृष्णा पटेल जी, उन्हें बीच वाली कुर्सी पर बिठाया, सम्मान दिया, बराबर का सम्मान दिया। राजनीति में बीजेपी अब इसको इस तरह से पेश करेगी कि अखिलेश यादव अपने साथियों को एकजुट नहीं रख पाए। बीजेपी लगातार यही प्रचार करेगी और जो नेता इस खेमे से टूट करके उधर गए हैं, वो दिन रात अखिलेश यादव के ऊपर या समाजवादी पार्टी के ऊपर या कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर होंगे, ताकि बीजेपी को हमला करने की जरूरत ना पड़े। तो बीजेपी कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही है, इसको आप यहां से समझिए। बीजेपी ने हर तरफ से साध लिया, हर तरफ से चीजों को इंटैक्ट कर लिया, तो अपने पीछे रह करके उनके अलाई विपक्षी दलों गठबंधन के लोगों को तोड़कर अपने मिला ली, इनसे वोट भी लेगी और इनसे विपक्षी दलों के ऊपर हमला करवाएगी। तो समाजवादी पार्टी के ऊपर सबसे कड़ा हमला, सबसे निर्मम हमला कौन करेगा? ओम प्रकाश राजभर करेंगे। जयंत चौधरी से बुलवाया जाएगा, संजय निषाद से बुलवाया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य से बुलवाया जाएगा। तो ये बीजेपी की रणनीति है, ताकि पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ा दो, दलितों को दलितों से लड़ा दो और जो विपक्षी दल है उसको दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी तमाम तरह से घोषित कर दो। परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, सारे परिवारवाद के प्रतीक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हीं से बुलवाया जाएगा अखिलेश यादव के परिवारवाद पर। क्योंकि जब यहां पर गठबंधन, जैसे जयंत चौधरी को 7 सीटें दे रहे थे, अब भले जयंत चौधरी ये कहें कि 7 नहीं दे रहे थे, उसमें से 3-4 तो अब 3 कैंडिडेट अपने दे रहे थे, फिर भी तो 3-4 आपके थे, आपको तो वहां केवल 2 मिला। हाँ, अखिलेश यादव आपको राज्यसभा नहीं दे के सम्मान बढ़ाए थे। एक सम्मान होता है, मैं राजनीति में ये नहीं कहता कि एक व्यक्ति ही दूसरे को मदद करता है, दूसरा भी इसको मदद करता है। यानी अगर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ आए थे, ओम प्रकाश राजभर साथ आए थे, पल्लवी पटेल साथ आई थी, तो सबको सबका फायदा मिला। लेकिन सबको सबका फायदा मिला और आप फायदा लेकर के ज्यादा फायदा वाली जगह पर चले गए और विचारधारा पीछे चली गई। राजनीति में इसका विश्लेषण कम से कम जनता करेगी। तो पीडीएम जो बनाया गया वो इस तरह से कि बीजेपी में सीधे तो जा नहीं पा रहे, अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ चले गए। ओवैसी की भूमिका आज की तारीख में, मुसलमान वोटर बेशक पसंद करता हो तमाम लोगों को, लेकिन मुसलमानों से ज्यादा ईमानदार, स्पष्ट वैचारिकी से देश में कोई आज नहीं खड़ा है जिसे पता है कि उसका वोट कैसे पड़ेगा। सबसे क्लियर विजन अगर किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है, बाकी सब लोगों में तो डाइवर्ट हो जाता है मामला। इसलिए वो, उनको पता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को एक भी सीट, एक काउंसलर तक नहीं जिताए हैं उत्तर प्रदेश में, जहां इतनी ज्यादा सीटों पे मुसलमान हैं। उनको पता है कि हमें किसको हराना है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति यहां खड़ी है। अगर उत्तर प्रदेश में जनता
चुनाव लड़ेगी, तो इस तरह के तमाम गठबंधनों को वो अपने विवेक से परखेगी कि प्रतिक्रिया में, तमाम चीज़ों के खिलाफ में कोई चीज़ चली जाए। जैसे पल्लवी पटेल जी को 1 सीट मिल रही थी या उसपे वो सपा के सिंबल पर विधायक भी हैं, सब कुछ है। अंदर का झगड़ा क्या है वो आपको तो पता नहीं होगा। आप तो बाहर जो चीज़ें दिख रही हैं, आप उसी पर इमेज बनाएँगे। अंदर कौन क्या माँग रहा है, कौन क्या दे रहा है, कौन क्या लड़ रहा है, कौन क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तो पब्लिक में कोई बोलेगा नहीं। पब्लिक में आएगा, कहेगा उसूलों के नाम पर हमने छोड़ दिया। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है उत्तर प्रदेश में, ये पूरे चुनाव के पूरे समीकरण को दूसरे दिशा में ढालने की कोशिश भी है। इसलिए मेरा विश्लेषण ये कहता है कि ये चुनाव अगर नेताओं के भरोसे लड़ा गया, तो जिसके पास पैसा है, पावर है, ईडी है, सीबीआई है, मीडिया है, सब कुछ है, वो चुनाव भारी पड़ेगा। लेकिन अगर ये चुनाव जनता का चुनाव बन गया, तो मुझे लगता है कि नेताओं के इधर जाने, उधर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता अगर ये चुनाव लड़ेगी, तो समीकरण का मायने नहीं होगा, फिर मुद्दों पर चुनाव होगा और तब दिल्ली का तख्त-ओ-ताज इससे संकट में आ सकता है। आपका क्या मानना है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नज़र रखिए, चुनाव है, एक-एक चीज़ पर नज़र रखना है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।